हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। इससे पहले हम लोग मौर्य एम्पायर और पोस्ट मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कुषाण किस तरह भारत में आए और किसने इसकी स्थापना की थी भारत में। साथियों, इस वंश की जो सीमाएं थी वो भारत से बाहर तक क्या हुई थी, फैली हुई थी। कहाँ तक? भारत से बाहर तक। देखिए, भारत में बाह्य आक्रमणों का क्रम क्या है। पहले कौन आए थे? पहले साथियों आए थे यूनानी। कौन आए थे? यूनानी। और 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? सिकंदर महान जो थे उनके नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया। यह भारत पर पहला बाहरी आक्रमण था। उसके बाद कौन आए? शक। शक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और शकों के बाद कौन आए? कुषाण। तो कुषाणों ने शकों को पराजित कर भारत पर कुषाण वंश की स्थापना की या कुषाण वंश की नींव डाली। तो साथियों, शक जो थे, पहले एक बार शक के बारे में हम देख लेते हैं कि शक कौन थे, है ना। क्योंकि शक से क्या होते हैं, दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी शाखाएं थी पांच। कहाँ कितनी शाखाएं थी? पांच। यूनानी थे ये लोग। और ये कहाँ से निवास करते थे? तो साथियों, यह मध्य एशिया में निवास करते थे। कहाँ पे? मध्य एशिया में निवास करते थे। भारत क्यों आए थे साथियों? तो ये भारत आए थे चारागाह की खोज में। जो शासक थे, जो शक शासक थे, वो भारत आए थे। शकों का सबसे जो महान शासक था साथियों, वो कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि रुद्रदामन प्रथम किस वंश से बिलोंग करता था। तो किस वंश से था? वो शक वंश से था। रुद्रदामन साथियों संस्कृत का बहुत प्रेमी था, बहुत प्रेमी था। इसलिए इसने क्या किया, जो गिरनार अभिलेख है जूनागढ़ में। कहाँ पे? गिरनार अभिलेख जूनागढ़ राजस्थान में। वहां इसने इसकी स्थापना कराई थी। और यह पहला अभिलेख था भारत का जिस पर संस्कृत देखने को मिली, या संस्कृत में यह अभिलेख लिखा गया है। इससे पहले जितने भी अभिलेख भारत में लिखे गए थे अशोक के शासनकाल में, वह किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। संस्कृत में नहीं लिखे गए थे। संस्कृत में अगर कोई लेख मिलता है हमारे लिए तो गिरनार से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पहला अभिलेख गिरनार से। और यह जूनागढ़ में स्थित है। किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट हो चुका है ऐसे क्वेश्चन। और जो मैंने आपको बताया था, जो पहले लिखे थे इससे पहले, वो किसमें थे? वो प्राकृत भाषा में थे, खरोष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये देखिए साथियों, कुछ इस प्रकार की क्या होती थी, ये राइटिंग होती थी इनकी संस्कृत की उस समय। अब आपका वंश आता है, कौन सा वंश? अब जो आपका वंश स्टार्ट होता है वो होता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, कुजुल कडिफेसिस ने इसकी स्थापना की थी। और कुजुल कडिफेसिस जो थे वो कब तक रहे थे? 45 से 85 ईसा पूर्व तक लगभग इन्होंने शासन किया था कुषाण वंश के रूप में। कडिफेसिस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। किसके? स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के। लेकिन भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम या पहली बार किसने चलाए थे? तो हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? हिंद यवन शासकों ने यहाँ पर ये सिक्के चलाए थे। साथ ही कुषाण वंश ने सिक्के चलाए थे, उस पर शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति देखने को मिलती है। जो सिक्के थे ये देखिए आप, उस पर किसकी? शिव, त्रिशूल और नंदी की जो आकृतियां हैं वो क्या है, उन सिक्कों पर देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो किसने किए थे? तो ये किए थे हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक ने। किसने किए थे? हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक ने। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है कुषाण शासकों को। उन्होंने इसे एक नियम दिया, एक रूप दिया। और हिंद यवनों ने क्या किया? इससे शुरू किया, स्टार्ट किया था भारत में। साथ ही ये मैप है, मैंने आपको मैप दिखाया है कि जो इनका साम्राज्य का विस्तार था वो भारत से बाहर तक फैला हुआ था। ये देखिए, भारत में भी फैला है और यहाँ से ये चाइना तक भी फैला हुआ है। ये कनिष्क का साम्राज्य था। जब कडिफिसेस ने भारत में स्थापना की कुषाण वंश की, तो इनका साम्राज्य कुछ यहाँ तक फैला हुआ था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनके साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया और कनिष्क के शासनकाल में यह इनका विस्तार यहाँ तक साम्राज्य तक हो चुका था। यानी कि भारत में भी था और भारत से बाहर भी था। दोस्तों, क्या कुषाण वंश के अलावा किसी और वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक मिलती थी? तो वो कौन सा वंश है? वो वंश है मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक मिलती थी।
मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और वहां से कंधार को अपने अंडर में, अपने अधिकार में कर लिया था। अफगानिस्तान का जो एरिया था वहां भी। तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक थी। इसके अलावा अगर किसी वंश की सीमाएं बाहर तक थी तो वो कौन था? कुषाण वंश था। तो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि पहला साम्राज्य जिसकी सीमाएं भारत से बाहर तक थी, तो मौर्य साम्राज्य। या मौर्य साम्राज्य के अलावा कौन सा वंश ऐसा है जिसकी सीमाएं भारत से बाहर देखने को मिलती हैं? तो कौन सा है साथियों? वो कुषाण वंश है। साथियों, भारत पर जो बाहरी आक्रमण हुए, जो भारत पर बाहरी आक्रमण हुए, वो कुछ इस रास्ते हुए। जितने भी लोग आते थे भारत से बाहर आक्रमण करने, यहाँ भारत पर राज करने, वो कहाँ से आते थे? वो कुछ यहाँ से आते थे। इस रास्ते आकर भारत पर वे आक्रमण करते थे। कुषाण शासकों में कडिफेसिस कौन है? ये कुषाण शासकों में कडिफेसिस है। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। किसके? सर्वप्रथम इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। और कुषाण वंश की जो राजधानी थी साथियों, वो क्या थी? वो थी पुरुषपर या पेशावर। यह एक ही नाम है। क्या है? पुरुषपर या पेशावर। यह इनकी प्रथम राजधानी थी। जबकि दूसरी राजधानी इनकी क्या थी? दूसरी राजधानी इनकी थी मथुरा। क्या थी दूसरी राजधानी? दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। देखिए, मैंने आपको दिखाया है जो दूसरी राजधानी इनकी है, ये देखिए, ये है। यहाँ इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। और मथुरा कहाँ पर लोकेटेड है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और कनिष्क ने तभी क्या किया? शक संवत आरंभ किया। क्या किया? शक संवत आरंभ किया। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और एग्जाम में आ भी सकता है ये कि कनिष्क किस समय गद्दी पर बैठे, या शक संवत की स्थापना या आरंभ किसने किया? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। साथियों, वर्तमान में जो कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं? वो करते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगेरियन कैलेंडर। और पूरा विश्व भी इसे क्या करता है? इस कैलेंडर का इस्तेमाल करता है। जब हम नववर्ष मनाते हैं 1 तारीख को, तो वो ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार ही हम क्या करते हैं? नववर्ष मनाते हैं। वर्तमान में अगर 57 जोड़ दें, अगर हम प्रेजेंट में 57 को जोड़ दें तो विक्रम संवत स्टार्ट होता है। क्या होता है? विक्रम संवत स्टार्ट होता है। और 57 क्या है? प्रारंभ में 57 ईसा पूर्व। देखिए, 57 ईसा पूर्व है, इसलिए हमने क्या किया? 57 को जोड़ा। लेकिन हम 78 घटा दें, क्या करें? अगर हम 78 घटा दें तो शक संवत प्रारंभ होता है। क्या होता है? शक संवत। 78 प्रारंभ में, 78 ईसा पूर्व ईसवी, यानी कि 78 ईसवी है इसलिए हम इसे घटा रहे हैं। वो 57 ईसा पूर्व है इसलिए हम उसे जोड़ रहे हैं, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से 57 साल पहले। और अगर इसकी बात करें तो 78 साल बाद ईसा मसीहा के, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। तो साथियों, इसमें इस वंश में क्या है? विक्रम संवत और ये कौन सा आपका शक संवत जो है, इनके बीच 135 साल का कितना? इनके बीच 135 वर्ष का साथियों अंतर देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो कितना अंतर देखने को मिलेगा आपको? तो 135 वर्ष का अंतर आपको इन दोनों वंश के बीच, इन दोनों वंश नहीं, इन दोनों शक के बीच देखने को मिलता है। इन दोनों संवत के बीच आपको देखने को मिलेगा 135 वर्ष का अंतर। कनिष्क ने साथियों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने की थी? कनिष्क ने की थी। और कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार कहाँ था? उत्तर भारत में और मध्य एशिया में फैला हुआ था। मैंने आपको अभी मैप दिखाया था। कहाँ कहाँ था? उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक कनिष्क के साम्राज्य का क्या था? विस्तार था। यहाँ तक कनिष्क ने अपने साम्राज्य को फैला लिया था, तभी तो भारत से बाहर तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी। चीनी सेनापति पेंचुआ ने कनिष्क को हराया था। साथियों, एग्जाम में फिर से ये बहुत बार क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि कनिष्क को किसने हराया था? किसने हराया? चीनी सेनापति पेंचुआ ने कनिष्क को हराया था। या कनिष्क की पराजय किसके द्वारा हुई थी? तो क्या? पेंचुआ। और वह कहाँ का था? वह था चीन का। कहाँ का था? चीन का। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और कौन से बौद्ध धर्म का? तो महान संप्रदाय का। किसका? महान संप्रदाय बौद्ध धर्म का कनिष्क क्या था? अनुयायी था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को क्या किया? ज्वाइन कर लिया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी। मैंने आपको बताया था, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हमने चारों संगति पढ़ी थी क्रम वाइज। अब कनिष्क के समय क्या हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध परिषद।
उस समय कनिष्क का शासन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्या किसने की थी? वसुमित्र ने, जो कनिष्क के शासनकाल में था, उसने इसकी अध्यक्षता की थी। कनिष्क कालीन साहित्य और वास्तुकला एक बार देख लेते हैं कि कैसी इनका साहित्य और कैसी इनकी वास्तुकला थी। देखिए, कुषाण में सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी कराए गए थे, यानी कि इससे पहले जो हिंद या वन्य सिक्के जारी कराए थे स्वर्ण के, वो शुद्ध नहीं थे, लेकिन कुषाणों ने सबसे शुद्ध सिक्के जारी कराए थे। बामियान खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, जहाँ पे बामियान अफगानिस्तान में है, वहाँ पे बौद्ध प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और पहाड़ियों को काट करके ने पहाड़ियों को काट कर बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पहाड़ी खड़ी हुई थी, उसे काट काट कर, साथियों काफी समय लगा होगा आपने देखना है कि जो खड़ी पहाड़ी है उसे काट कर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। और ये कहाँ पे? वानमियान अफगानिस्तान में। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है। कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया कनिष्क ने। कनिष्क के समय के विद्वान कौन कौन विद्वान थे? देखिए, कनिष्क का राजवैद था चरक। कौन था? कनिष्क का राजवैद चरक था। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चरक किसके शासनकाल में था? चरक किसका राजवैद था? किसका था? कनिष्क का, जिसने चरक संहिता की रचना की। किसकी? जिसने चरक संहिता की रचना की। साथियों, जो चरक थे वो यजुर्वेद के, आयुर्वेद के क्या थे? बहुत महान ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? आयुर्वेद के। तो ये पूछ लेता है कि आयुर्वेद का महान ज्ञाता या चिकित्सक कौन था? तो चरक थे। या फिर चरक किससे संबंधित थे? तो कनिष्क से संबंधित थे। चरक ने किसकी स्थापना की थी? चरक संहिता की रचना की थी चरक ने। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे। कौन थे? एक और कवि थे अश्वघोष, ये राजकवि थे इनके। इन्होंने क्या किया था? बुद्ध चरित, यानी कि बौद्ध धर्म की रामायण की रचना की थी। इसके अलावा इनने सौंदर्य नंद संस्कृत की रचना की। अब साथियों, एग्जाम में जो बुद्ध चरित्र से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा चुका है। और ऐसे पूछते हैं कि अश्वघोष किसके समकालीन थे या किसके राजकवि थे? किसके राजकवि थे अश्वघोष? कनिष्क के अश्वघोष राजकवि थे। साथियों, एग्जाम ये क्वेश्चन आप ऐसे याद करना होगी, इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले समय में इसके आने की क्या है? संभावना है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे या राजकवि थे। बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को। किसने इसकी रचना की थी? अश्वघोष ने। महाविवाह सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने। इसी को बौद्ध धर्म का महाविश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविवाह की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वसुमित्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वसुमित्र ने क्या था? इस अध्यक्षता की थी किसकी? जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसकी। कनिष्क के दरबार में संरक्षक प्रधान पुरोहित रहते थे। कौन थे? संरक्षक थे जो थे वो प्रधान पुरोहित थे। नागा अर्जुन, साथी कौन थे नागा अर्जुन? नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इतने ज्ञानी थे नागा अर्जुन कि उन्होंने उस समय भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या बिना किसी मशीन के द्वारा भी सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया। सापेक्षा का सिद्धांत जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसे उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? देखो अभी कह रहे हैं कि इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र। क्या थी? नागा अर्जुन की एक पुस्तक लिखी थी नागा अर्जुन ने, माध्यमिक सूत्र। और वह किस पर आधारित थी? सापेक्षता का सिद्धांत, उसमें उन्होंने ये बताया था उस पुस्तक में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन से पहले भी नागा अर्जुन ने इसके बारे में बताया था। साथियों, खुद अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनकी तारीफ की है। किसकी? नागा अर्जुन की तारीफ की है कि भारत में ऐसे ऐसे महान पुरुष थे कि जिनके पास कोई भी इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतने इतने महान आविष्कार कर दिए थे। तो खुद अल्बर्ट आइंस्टीन ने नागार्जुन की ये तारीफ की है। साथ ही क्वेश्चन बनता है कि भारत का आइंस्टीन कौन था? तो नागार्जुन। यार, सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागार्जुन ने। या फिर पुस्तक माध्यम का सूत्र किसने लिखी? तो नागार्जुन ने। इसके अलावा इन्होंने शून्यवाद और प्रज्ञापति मिता भी लिखी थी। ये देखिए, ये कौन है? ये है भारत के आइंस्टीन, इंडियन आइंस्टीन नागार्जुन। इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। बातास्यान की जो रचना की थी वो किसने की थी? कामसूत्र। बातास्यान ने रचना की थी किसकी? कामसूत्र की। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपने देखा होगा कि कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? बातास्यान ने इसकी रचना की थी। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम वंश जो था वो कौन था? कुषाण वंश प्रथम वंश था।
कुषाणों ने तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। बताया था मैंने आपको कि स्वर्ण के सिक्के और तांबे के सिक्के कुषाणों ने बहुत अधिक जारी किए थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? वासुदेव। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक रहा था। कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध का अंकन मिलता है। अब साथियों एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कुषाण वंश में किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो स्वतंत्र शैलियां थी वो किसके शासनकाल में फैली थी, और ये शैलियां क्या थी? तो क्या शैलियां थी? यह गंधार शैली थी और क्या थी? मथुरा शैली थी। दो शैलियां थी, गंधार शैली, एक मथुरा शैली। ये गंधार शैली साथियों, और ये कौन सी है? यह मथुरा शैली है। गंधार शैली यह भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली कहती है। किसकी? भारतीय और यूनानी दोनों का जो मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? शैली को गंधार शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? उस शैली को गंधार शैली कहते हैं। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। कौन थे? शक और कुषाण जो थे वो इन्होंने क्या किया? इस शैली का संरक्षण दिया था। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी यानी कि यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ये तीनों इसके एक ही नाम है, बस अलग अलग दे दिए हैं। देखिए यूनानी बौद्ध, क्या यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि यूनानी बौद्ध क्या है, या इंडो ग्रीक क्या है, ग्रीको रोमन क्या है, तो तीनों क्या है? तीनों का एक ही मतलब है। और क्यों कहा गया? क्योंकि यह मात्र बौद्ध होने के कारण जो प्रतिमाएं बनाई गई थी वो प्रतिमाएं बौद्ध की बनाई गई थी, इसीलिए इसे यह नाम दिया। गंधार कला में सदैव शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता। ऊंची ऊंची इमारतें जो थी उनका प्रयोग होता था और उन्हें काटकर क्या बनाते थे? मूर्तियां बनाते थे। क्या बनाते थे? मूर्तियां। अफगानिस्तान का जो बामियान, मैंने आपको बताया था पीछे कि बामियान वहां पर पहाड़ियों को काट कर बुद्ध प्रतिमा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? ये देखिए अफगानिस्तान में जो पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची बामियान में, उन्हें काट कर बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई थी। काफी टाइम लगा हुआ इन्हें काट कर और एक अच्छी आकृति इनको देने के लिए। और यह क्या बनाई गई थी? बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई थी उस समय। किसके समय? कनिष्क के शासन काल में या फिर कुषाण वंश के शासन काल में बनाई गई थी। तो साथियों हमारा कुषाण वंश यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना? क्या करेंगे? कल इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल क्वेश्चन के समय इसको क्या करेंगे? पढ़कर आए होंगे या पढ़कर आएंगे। तो साथियों जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम कल, तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा कंटिन्यू।